एपिसोड 91 से 100 तक, पार्ट 6। दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि रुद्रा के ऊपर अचानक से दुश्मनों ने अटैक कर दिया था। इसी वजह से विश्वा को जब सिग्नल मिलता है तो वह अपने रूपा वाले भर्ष में ही रुद्रा को बचाने के लिए जंगल से बाहर आ जाती है और फिर वह दुश्मनों पर अटैक कर सभी को खत्म कर देती है। फिर उसे वहां रुद्रा मिलता है। अब आगे रुद्रा को जब पता चलता है कि उसके सामने खड़ा शख्स कोई लड़की है, तो वह बिना देर किए उसे तुरंत ही अपने सामने की ओर पलट देता है, जिससे विश्वा का चेहरा उसके सामने आ जाता है। इस वक्त विश्वा ने अपने पूरे चेहरे पर अपना दुपट्टा लपेट रखा था, जिस वजह से उसका चेहरा तो नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी वह हरी आंखें रुद्रा साफ साफ देख सकता था। उसका पूरा बदन चांद की रोशनी में बिल्कुल किसी हीरे की तरह चमक रहा था। रुद्रा अपने सामने किसी इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर कहानी की शुरुआत होते समझ नहीं पा रहा था कि यह कौन है और इस भयानक जंगल में क्या कर रही है। उसे देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। वही विश्वा जब देखती है कि उसे रुद्रा किस तरह से देख रहा है तो वह तुरंत समझ जाती है कि वह उसे क्यों ऐसे आश्चर्य से देख रहा है। रुद्रा के हाथ इस समय विश्वा को स्पर्श किए हुए थे। उसका एक हाथ विश्वा के कमर पर और दूसरा हाथ उसकी बाजुओं पर था, जिसे स्पर्श कर रुद्रा को अजीब सी हलचल अपने शरीर में महसूस हो रही थी। वह बिल्कुल शांत खड़ा होकर उसे देख रहा था। तभी वह उससे पूछता है, तुम कौन हो और इस भयानक खतरनाक जंगल में तुम क्या कर रही हो? उसकी बात को सुनकर विश्वा कुछ नहीं बोलती। वह उसे चुपचाप अब भी देखे जा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। उसका कुछ भी बोलना उसे खतरे में डाल सकता था, पर वह रुद्रा की नजरों को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वहीं उसे इस तरह खामोश देखकर रुद्रा उसे अपने और करीब लाता है। वह तेजी से उसे कमर में रखे अपने हाथ को विश्वा को अपनी ओर खींचने के लिए और पास कर लेता है, जिस वजह से विश्वा अब रुद्रा के सीने से जाकर टकरा जाती है। वहीं उसके इस तरह समीप आने की वजह से रुद्रा के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसा एहसास है। वहीं यह एहसास विश्वा को भी हो रहा था। उसके दिल की धड़कन तेज थी। उसके पेट में तितलियां उड़ रही थी। ये दोनों के लिए यह एहसास बिल्कुल ही अनजाना था, क्योंकि अब तक ये दोनों ही किसी को अपना विपरीत लिंग के स्पर्श में नहीं आए हुए थे। इस वजह से ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह उनके साथ क्या हो रहा है। वहीं रुद्रा तो पूरी तरह विश्वा में खो चुका था। अचानक ही वह अपने हाथ को उठाकर उसके चेहरे से उस दुपट्टे को अलग करने जा रहा था। जैसे ही विश्वा को यह महसूस होता है तो वह तुरंत ही एक्शन में आती है, क्योंकि अगर रुद्रा ने उसका चेहरा देख लिया तो बहुत गलत हो जाएगा। इस वजह से वह बिना देर किए ही अपना हाथ उठाकर रुद्रा के गले के पीछे ले जाती है और एक पॉइंट को जोर से पुश कर देती है, जिस वजह से रुद्रा एक पल में ही तुरंत बेहोश हो जाता है। रुद्रा के बेहोश हो जाने पर रुद्रा का पूरा शरीर विश्वा के ऊपर अपने आप गिर जाता है, जिससे विश्वा के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या है। वह जल्दी से खुद को रुद्रा से अलग करती है और उसे नीचे लेटा देती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या है। वह तुरंत ही अपना लोकेशन शामली को भेजती है। अब तक ने उसने शामली को सूचित कर दिया था, जिस वजह से शामली भी अपने गार्ड के साथ जंगल की ओर बढ़ चुकी थी। 5 मिनट इंतजार करने के बाद शामली अपने गार्ड के साथ वहां पहुंचती है, लेकिन वह अपने चारों ओर देखती है। इस समय विश्वा वहां नहीं था। ये देखकर शामली को समझ में आ जाता है कि विश्वा यहीं कहीं छुपा होगा और वह अभी गार्ड के सामने नहीं आना चाह रहा होगा। शामली भी कुछ नहीं बोलती। वह तुरंत अपने गार्ड को विश्व रुद्रा को महल ले जाने के लिए कहती है। वहीं ये खबर शुभम सिंह को भी पता चल चुकी थी। शुभम सिंह इस वक्त बहुत ज्यादा घबराए हुए थे।
उन्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा था, कहीं दुश्मनों ने रुद्रा को कोई नुकसान न पहुंचा दिया हो। यही सोच सोचकर उनके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। अगर कुछ हो गया तो उनके वर्षों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी, सब कुछ तबाह हो जाएगा। रुद्रा को कुछ नहीं होना चाहिए। वह बार बार अपने मन में यही बोल रहे थे, भगवान इतना ज्यादा कष्ट दिया है तूने उसे, अब और नहीं, आज उसे कुछ ना हो। वहीं जंगल में गार्ड के जाने के बाद शामली विश्वा को आवाज लगाती है। उसकी आवाज सुनकर विश्वा उसके सामने आ जाता है, क्योंकि वह इस वक्त ऊपर पेड़ पर चढ़ा हुआ था। वह तुरंत ही शामली के सामने जंप करता है। ये देखकर एक पल के लिए तो शामली डर जाती है, लेकिन जब वह विश्वा को अपने सामने देखती है तो उसके जान में जान आता है। वह उस पर गुस्सा करते हुए बोलती है, ये क्या हरकत है? तुम्हारे ऐसे करने से पता है मुझे तो अभी हार्ट अटैक ही आने वाला था। भला कोई ऐसा भी करता है? इतना बोलते हुए वह अपने सीने पर अपना हाथ रख लेती है। वहीं उसे इस तरह बोलता देखकर विश्वा उसे डांटते हुए बोलता है, तुम इस वक्त दुश्मनों के घेरे में आने वाली थी, तो तुम्हें इतना अलर्ट तो रहना ही चाहिए कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है। क्या तुम अपने आंख कान बंद करके चल रही थी? अगर इसी तरह रहा तो वह दिन दूर नहीं जब कोई तुम्हें चुपके से मार देगा। उसकी बातों को सुनकर शामली अपना मुंह फुलाकर उसे देखने लगती है और बोलती है, मुझे पता था कि यहाँ कोई नहीं है सिवाय तुम्हारे, इस वजह से मैं निश्चिंत हो गई थी, वरना मैं अपने आंख कान खोलकर ही चलती हूँ और किसी की मजाल नहीं है जो मुझ पर इस तरह धोखे से अटैक कर दे। उसकी बातों को सुनकर विश्वा उसे घूर कर देखता है। तब शामली की नजर उसके कपड़ों पर पड़ती है। वह चौंकते हुए बोलती है, ये क्या है? तुम अपने रूपा वाले भर्ष में जंगल से बाहर कैसे आ सकती हो? तो विश्वा बोलता है कि मेरे पास इतना वक्त नहीं था। जैसे ही अलार्म बजा तो मुझे पता चल चुका कि वह लोग बहुत ज्यादा खतरे में हैं। उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इस वजह से मुझे इसी भेष में बाहर आना पड़ा, क्योंकि मेरे पास कपड़े बदलने का भी वक्त नहीं था। मेरे 1 मिनट की देरी कुंवर शाह की जान ले सकती थी। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी, इस वजह से मुझे ऐसे ही आना पड़ा। तब शामली घबराते हुए बोलती है, क्या कुंवर शाह ने आपको देख लिया? तो वह बोलती है, नहीं, वह मुझे नहीं देख सके। हाँ, देखा तो है, लेकिन वह मेरा चेहरा नहीं देख पाए हैं, क्योंकि मैंने अपने चेहरे को कवर कर रखा था। तब सांवली आश्चर्य से बोलती है, तो क्या उन्होंने तुम्हें इस रूप में देखा है? तब विश्वा थोड़ा झिझकते हुए हाँ में सर हिला देता है। तो शामली बोलती है, बहुत गड़बड़ हो गया। तो वह आश्चर्य से उसके ओर देखते हुए बोलती है, क्यों, क्या हुआ? तो वह बोलती है, तेरा ये रूप ही तो सबको मोहित करने वाला है। तब विश्वा उससे पूछता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो शामली हंसते हुए बोलती है, अरे तुम्हें नहीं पता, तुम्हारा ये शरीर किसी मॉडल से कम नहीं है। इसे देखकर तो कोई भी बड़े से बड़ा साधु संत भी एक ही बार में पिघल जाए। पक्का कुंवर सा तेरे इस हुस्न को देखकर पिघल गए होंगे। अब देखना, वह तुझे पागलों की तरह ढूंढना शुरू कर देंगे। उसकी बातों को सुनकर विश्वा के चेहरे पर थोड़ी घबराहट आ जाती है। अगर ऐसा हुआ तो उसके लिए और भी मुश्किल बढ़ जाएगी, क्योंकि वह पुअर्सा को अब तक इतना तो जान चुकी थी। वह जिस चीज को चाह लेते हैं उसे करके ही दम लेते हैं। तो वह शामली को डांटते हुए बोलती है, चुप कर, ऐसा मत बोल। उन्होंने रात के अंधेरे में मेरे शरीर को नहीं देखा है। मुझे पूरा यकीन है, वह तो सिर्फ मेरे चेहरे को देखने के लिए परेशान थे। इस वजह से जैसे ही वह मेरे चेहरे से मेरे दुपट्टे को अलग करने लगे, तभी मैंने उन्हें तुरंत ही बेहोश कर दिया था। तो शामली जोर जोर से हंसते हुए बोलती है, अरे पागल, तुझे क्या लगता है वह तेरे चेहरे को देखने के लिए परेशान थे?
नहीं नहीं, वह तेरे इतने खूबसूरत हुस्न को देखकर तुझ पर फिदा हो गए थे और देखना चाहते थे कि इस हुस्न की मलिका कौन है। तब रूपा उसे आंख दिखाते हुए बोलती है, तू बहुत ज्यादा नहीं बोलने लगी है, जा चल जा, चुपके से निकल जा, नहीं तो मैं तेरा क्या हाल करूंगी, तू सोच भी नहीं सकती है। वही शामली बोलती है, नहीं नहीं, मैं जाने वाली नहीं हूँ, तू बहुत ही निर्दयी है, तू बहुत ही ज्यादा बेरहम है, आज तेरी वजह से मैं भूखे पेट सोई हूँ। तुझे पता है माँ लौट कर नहीं आई, वह नानी के यहाँ ही रुक गई थी, जिस वजह से मुझे भूखे पेट सोना पड़ा है। पर मुझे पता है तू यहाँ पर भर भर पेट खाई होगी। तो रूपा उसकी ओर आश्चर्य से देखती है और बोलती है, क्या सच में तू भूखी पेट सोई थी? तो वह बेचारा सा मुंह बनाकर जोर जोर से अपना सर हाँ में हिलाने लगती है और बोलती है, हाँ देख, तुझे मुझ पर दया नहीं आती है। तब वह बोलती है, चल ठीक है, अच्छा तू मेरे साथ चल और मैं तुझे यहाँ कुछ खाने को देती हूँ। वह भी जल्दी से हाँ बोलकर उसके साथ जाने लगती है, क्योंकि उसे सच में बहुत ज्यादा भूख लगी थी। उसने सुबह ही खाना खाया था, उसके बाद से उसने कुछ भी नहीं खाया था, और अचानक से इस तरह आने पर अब तो उसके भूख में और भी ज्यादा इजाफा हो गया था, जिस वजह से वह तेजी से रूपा के साथ चलने लगती है। वह दोनों अपने घोड़े पर बैठकर अब जंगल के अंदर जाने लगते हैं। थोड़ी देर में वह लोग अपने अड्डे पर पहुंच जाते हैं। रूपा उसे लेकर अंदर जाती है। यहाँ उन दोनों के रुकने का पूरा इंतजाम था, क्योंकि अक्सर काम की वजह से वह लोग यहाँ रुक जाया करती थी, जिस वजह से इन दोनों का अपना कमरा था। पर शामली जिद करके रूपा के साथ ही जबरदस्ती उसके कमरे में आकर रहने लगती थी। वही जैसे ही रूपा अंदर जाती है तो वह किचन में जाकर कुछ फ्रूट्स निकालकर शामली को लाकर देती है और बोलती है, ले ये ताजे फ्रूट्स हैं, इसे खा, जिससे तेरी भूख मिट जाएगी और तुझे अच्छा लगेगा। उसकी बातों को सुनकर शामली भी जल्दी से फ्रूट्स लेकर खाना शुरू कर देती है। सच में फल बहुत ज्यादा मीठे और फ्रेश थे, इस वजह से उसे खाने में शामली को भी बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। अचानक खाते वक्त ही शामली रूपा से पूछती है, एक बात पूछूं क्या, कुंवर शाह ने तुझे टच किया था? उसकी बात सुनकर विश्वा अपनी जगह पर ही जम जाता है। वह बोलता है, तू ऐसा क्यों पूछ रही है? तो शामली बोलती है, देख, अभी मेरे सामने विश्वा बनने की जरूरत नहीं है, तू अपने असली अवतार में आ जा। तो वह उसकी बातों को सुनकर मुस्कुराने लगती है और बोलती है, क्या करूं यार, यह डबल जिंदगी जीते जीते अब तो आदत हो गई है लड़कों जैसा बोलने की, एक बार भी भूल से भी अब लड़कियों वाले शब्द ही नहीं निकलते हैं। उसकी बातों को सुनकर शामली हंसने लगती है और बोलती है, हाँ, पिछले 16 सालों से तू तो यही जिंदगी जीते आ रही है, तो तेरे मुंह से कैसे लड़कियों वाले शब्द निकलेंगे? फिर वह बोलती है, अच्छा मेरी बातों को टालने की कोशिश ना कर और मुझे बता, क्या कुंवरसा ने तुझे टच किया था? उसकी बातों को सुनकर रूपा को वह पल याद आता है जब रुद्रा ने उसे टच किया था, किस तरह से उसके शरीर में बिजली के झटका जैसा महसूस हो रहा था। वह बोलती है, हाँ, उन्होंने मुझे दुश्मन समझकर मुझ पर अटैक करने के लिए मुझे पकड़ लिया था। तो शामली चाहते हुए उसे देखकर बोलती है, अरे कैसे पकड़ा था? तो वह उसे घूर कर देखती है और बोलती है, तुझसे क्या मतलब, चाहे जैसे पकड़ा हो। तो वह उसे छेड़ते हुए बोलती है, अरे बता ना, मुझे जानना है, उन्होंने तुझे कैसे पकड़ा था? क्या उन्होंने तुझे पकड़कर अपने बाहों में भर लिया था? उसकी बातों को सुनकर रूपा के गाल लाल होने लगते हैं। वह सच बोल रही थी, उन्होंने इसी तरह उसे पकड़ा था, लेकिन वह कैसे शामली को बताए? अगर वह बता देगी तो शामली उसे चिढ़ा चिढ़ा कर उसका जीना मुश्किल कर देगी। तो वह बात बनाते हुए बोलती है, नहीं, उन्होंने बिल्कुल वैसे पकड़ा था जैसे हम अपने दुश्मनों को पकड़ते हैं। तब शामली अपना मुंह बनाते हुए बोलती है, ओह, इतना अच्छा चांस था, तेरे हाथों से निकल गया। अगर तेरी जगह मैं होती तो उन्हें जल्दी से अपने गले से लगा लेती।
बहुत ज्यादा मजा आता। उसकी बातों को सुनकर रूपा का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वह उसे डांटते हुए बोलती है, पागल कहीं की, यह क्या बोल रही है? अगर तेरे सामने कोई दुश्मन होता तो तू उसे गले से लगा लेती। तो वह हंसते हुए बोलती है, अगर दुश्मन इतना ज्यादा हैंडसम हो तो मैं उसे गले से लगाने के लिए तैयार हूँ। बस वह भी मुझे गले से लगा ले, मैं तो पूरी जिंदगी उसके साथ बोलूंगी। तो रूपा उसे डांटते हुए बोलती है, चुप कर पागल, क्या बोल रही है? तुझ पर तो विश्वास करने लायक नहीं है। कभी कभी मुझे शक होता है कि तू सामली ही है कि कोई और है। तो वह हंसते हुए बोलती है, अरे यार तू ऐसा क्यों बोल रही है? आखिर में अब हम जवान हो गए हैं और हमें भी एक बॉयफ्रेंड की जरूरत है। पर तेरे रहते मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनता है। देखना मेरी कितनी बदकिस्मती है। साला सब यही सोचते हैं कि तू मेरा बॉयफ्रेंड है और तेरे चक्कर में कोई लड़का मेरा बॉयफ्रेंड बन ही नहीं पाता है। मुझे तो डर लगता है कि कहीं कोई जलन में आकर तुझे ना टपका दे। क्योंकि मैंने देखा है वीर और राणा कैसे तुझे देखते हैं। ऐसा लगता है जैसे तुझे कच्चा ही खा जाएंगे। उसकी बातों को सुनकर रूपा जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, हाँ, वह जब जब मुझे देखते हैं तो मुझे ऐसे घूरते हैं जैसे मैं उनकी कोई जानी दुश्मन हूँ। तो शामली बोलती है, अरे दुश्मन ही तो है। आखिर में वह लोग मुझे इतना ज्यादा पसंद करते हैं और तू मेरी बॉयफ्रेंड बनकर बैठी है, जिस वजह से उनका चांस ही नहीं आता। तो सोच ले किसी दिन तुझे उनके दुश्मनी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए पहले से ही तैयार रह। उसकी बातों को सुनकर रूपा जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, चल झट, भला उन कन खजूरों से कौन डरता है, वह तो मेरे बाएं हाथ के आगे भी न टेक सके। तो वह बोलती है, हाँ ये बात तो है, इसीलिए तो मैं हमेशा उनके सामने ऐसे प्रिटेंड करती हूँ जैसे तू मेरा बॉयफ्रेंड है। इसी वजह से मैं ऐसे कन खजूरों से बची रहती हूँ, वरना आज तक तो पता नहीं मेरे कितने बॉयफ्रेंड मेरे आगे पीछे घूमते रहते। तो रूपा हंसते हुए बोलती है, तो तुझे तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मेरे वजह से तू साफ सुथरी बची है, वरना अभी तक तो तुझे पता नहीं कितने उठा ले गए होते। उसकी बातों को सुनकर सामली उसे गुस्से से देखते हुए बोलती है, भला किसके अंदर इतनी हिम्मत है जो मुझे उठा लेगा? मैं तो जिसके साथ जाऊंगी अपनी इच्छा से जाऊंगी, वरना मेरी बिना इच्छा के कोई मुझे हाथ भी नहीं लगा सकता है। नहीं तो मैं एक ही पल में उसके धड़ से उसके हाथ को अलग कर डालूंगी। उसके इस गुस्से को देखकर रूपा हंसने लगती है और बोलती है, मान लिया तेरे अंदर जोश तो बहुत ज्यादा है अपने दुश्मनों को मारने का। तो वह भी मुस्कुराते हुए बोलती है, आखिर में हो क्यों ना मैं विश्वा की गर्लफ्रेंड जो हूँ। उसकी बातों को सुनकर अब दोनों जोर जोर से हंसने लगती है। वहीं दूसरी ओर गार्ड रुद्रा को लेकर महल पहुंच चुके थे। उन लोगों ने शुभम सिंह को पहले ही सूचित कर दिया था। इस वजह से महल के बाहर शुभम सिंह उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वह देखते हैं कि वह गार्ड आ रहे हैं, तुरंत शुभम सिंह उनके पास दौड़कर जाते हैं। तो वह गार्ड गाड़ी खोलकर रुद्रा को बाहर निकालते हैं। इस समय रुद्रा बेहोश था और रुद्रा की हालत बहुत खराब थी। ये देखकर शुभम सिंह एक पल के लिए डर जाते हैं। वो दौड़कर रुद्रा के पास जाते हैं, उसे हिलाते हुए बोलते हैं, इसे क्या हुआ? वह उसके चेहरे को जोर जोर से थपथपा रहे थे कि वह होश में आ जाए। तब गार्ड बोलते हैं, हमें नहीं पता, हम जब वहां पहुंचे थे तो यह इसी तरह बेहोश थे। तो वह बोलते हैं कि वहां पर कौन था? तो गार्ड वहां की पूरी सिचुएशन बता देते हैं। चारों तरफ लाशें बिखरी हुई थी। ये बहुत ज्यादा जख्मी हालत में थे। शामली ने हमें सूचित किया था, हम तुरंत ही शामली के साथ निकल गए थे। तभी एक गार्ड बोलता है, हमें वहां चीफ नहीं दिखाई दिए, पर यह ऑर्डर चीफ का ही हमें मिला था। तो शुभम सिंह तुरंत ही समझ जाते हैं कि वहां विश्वा पहुंच चुका था। वह मन में विश्वा का शुक्रिया अदा करते हैं।
और बोलते हैं, बच्चा अगर तुम ना वहां वक्त पर पहुंचती तो आज एक बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता और शायद मैं खुद को कभी ना माफ कर पाता। इस वक्त शुभम सिंह के आंखों में आंसू आ जाता है। वह तुरंत गार्ड को रुद्रा को उसके रूम में ले जाने के लिए बोलते हैं। वह भी पीछे पीछे उनके साथ जा रहे थे। इस वक्त पहले से ही डॉक्टरों को बुला लिया गया था, जिससे सारे डॉक्टर वहां मौजूद थे। शुभम सिंह तुरंत उन्हें ऑर्डर देते हैं कि जल्दी से ट्रीटमेंट शुरू करो। वह बिना वक्त बिताए रुद्रा का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। शुभम सिंह घबराते हुए बोलते हैं, रुद्रा को कोई गहरी चोट तो नहीं आई है और वह इस तरह से बेहोश क्यों है। तब डॉक्टर बताता है कि यह नॉर्मली बेहोश हो गए हैं, शायद थकान की वजह से हो सकता है और उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई है। बाहरी त्वचा पर जो जख्म दिख रहे हैं बस वही है, अंदर से कोई गहरे जख्म नहीं बन पाए हैं। उनकी बातों को सुनकर शुभम सिंह की जान में जान आती है। वह डॉक्टर को ट्रीटमेंट करने को कहकर बाहर निकल जाते हैं। वह तुरंत ही रुद्रा के रूम से बाहर निकलते हैं और विश्वा को फोन लगा देते हैं। वही जैसे ही विश्वा का फोन बजता है तो वह विश्वा से पूछते हैं, बच्चा तुम ठीक हो? तो विश्वा बोलती है, हाँ काका साहब, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र ना करिए। लेकिन कुआसा कैसे हैं? तो वह बोलते हैं कि बच्चा तुम सही समय पर पहुंच गई थी, इस वजह से वह बिल्कुल ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं है। तो विश्वा के भी जान में जान आती है और उसे लगता है कि वह सही समय पर पहुंच गई थी, वरना पता नहीं क्या हो जाता। फिर वह बोलते हैं कि ठीक है बच्चा, रात काफी हो चुकी है, तुम आराम करो। इतना बोलकर वह फोन रख देते हैं। अब जाकर उनके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आती है। वह जानते थे कि विश्वा के होते हुए रुद्रा को कुछ नहीं हो सकता है, इसीलिए उन्होंने विश्वा को रुद्रा की सिक्योरिटी का जिम्मा दिया था। थोड़ी देर में डॉक्टर भी रुद्रा के जख्मों को साफ कर और उसे बैंडेज कर बाहर आ जाते हैं। वह शुभम सिंह से जाने की इजाजत लेते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। शुभम सिंह एक बार रुद्रा के कमरे में आकर उसे ध्यान से देखते हैं और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलते हैं, बच्चा आज तुम्हारी जान बच गई, बस मेरे लिए इतना ही बहुत है। लेकिन आज के बाद मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखूंगा। आज तो मेरी जान ही निकल गई थी जब मुझे पता चला कि तुम्हारे ऊपर इस तरह से हमला हुआ था। अगर कुछ हो जाता तो मैं रानी शाह को क्या जवाब देता। रानी शाह ने अपने अंतिम वक्त में मुझसे वचन लिया था कि मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगा और तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो शायद ही मैं जिंदा रह पाता। इतना बोलकर वह प्यार से रुद्रा की ओर देखने लगते हैं। फिर वह आराम से कमरे का दरवाजा बंद कर बाहर चले जाते हैं और कुछ सिक्योरिटी गार्ड को वहां के पहरेदारी के लिए लगा देते हैं। वह कहते हैं कि ध्यान से तुम लोग यहाँ रहना और अगर रुद्रा को किसी भी चीज की जरूरत हो तो उसे तुरंत ही प्रोवाइड करना। वह गार्ड भी बोलते हैं, ठीक है सर, हम कुंवर का ध्यान रखेंगे, आप निश्चिंत होकर जाए। वह गार्ड बहुत ही ज्यादा ईमानदार थे और वह महल के अंदर ही रहते थे। इस वजह से शुभम सिंह को पूरा भरोसा था कि यह लोग रुद्रा का ध्यान रख लेंगे। शुभम सिंह भी अपने कमरे में चले जाते हैं और इस वक्त उनके मन में बस यही चल रहा था कि आखिर में वह लोग किसके आदमी हो सकते हैं और इस तरह से हमला करने का एक ही मतलब है कि उन्हें रुद्रा के पल पल की खबर है। नहीं तो उन्हें कैसे पता चला कि रुद्रा आज लेट से घर आने वाला था। इसका बस एक ही मतलब हो सकता है कि रुद्रा के आसपास का कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये सारी खबर उन तक पहुंचा रहा है। मुझे जल्दी ही इस बारे में पता लगाना होगा। इसी तरह रात बीत जाती है। दूसरे दिन सुबह शामली और विश्वा जल्दी ही जंगल से निकलकर गांव में आ जाते हैं, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि कोई यह जाने कि वह लोग रात भर कहाँ थे। इससे कुछ और भी बवाल हो सकता था। गांव वालों की सोच बहुत ही कम थी।
वह बहुत ज्यादा मासूम थे। अगर कोई कुछ कह के उन्हें भड़का देता तो वह आसानी से उनकी बातों में आ जाते थे। और अभी तो सबको यही पता था कि विश्वा एक लड़का है और शामली एक लड़की है। अगर वह दोनों रात भर गांव से बाहर रहे तो पता नहीं क्या बवाल होगा। बस यही वजह थी जो वह छुपते छुपते अपने घर वापस आ जाते हैं। वह दोनों शामली के ही घर पर रहते थे क्योंकि शामली का घर बड़ा था और वहां बहुत सारी सुख सुविधा का इंतजाम किया गया था जो विश्वा के लिए आरामदायक रहे। और वहीं विश्वा की मां जो कि बिल्कुल नहीं चाहती थी कि कोई उसकी हकीकत जाने, वह अपने उसे टूटे फूटे मकान में रहती थी। रुद्रा शामली के घर पर रहता था। ये बात गांव वालों को अच्छे से पता थी क्योंकि शामली की मां ने पहले ही सबसे कह दिया था। वह विश्वा को अपने बच्चे के समान मानती है और वह उसे खुद अपने घर पर रख रही है। इसलिए इसलिए इस बात से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वैसे भी पूरा गांव विश्वा को बचपन से देखता आ रहा था। वह एक बहुत ही अच्छा बच्चा था, इसलिए कभी किसी को कोई दिक्कत, इस वजह से किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। वहीं शामली और विश्वा नहा धोकर तैयार हो जाती है। अब उसे भूख लगती है तो शामली बोलती है, अरे यार विश्वा, कुछ खाने को बना देना, बहुत ज्यादा भूख लगी है। तो विश्वा उसे अपनी आंखों को घूरते हुए देखती है और बोलती है कि कब तक मैं तेरे लिए खाने को बनाऊं? तू क्यों नहीं खाना बनाना सीखती है? क्या तुझे जो ब्याह कर ले जाएगा वह भी तेरे लिए खाना बनाएगा? कभी सोचा है अगर वह कोई नालायक और घटिया इंसान निकला जो दिन रात तेरी पिटाई करेगा और तुझे खाना बनाकर नहीं देगा, तब तेरा क्या हाल होगा जब तुझे खाना बनाना भी नहीं आएगा? इसका तो साफ मतलब है कि तू भूखे ही मर जाएगी। उसकी बात को सुनकर शामली अपना मुंह बनाते हुए बोलती है कि मैं भला क्यों किसी घटिया और नालायक इंसान के साथ शादी करके जाऊंगी? अरे तू जहां शादी करके जाएगी मैं भी तेरे पीछे पीछे वही जाऊंगी, जिससे अगर वह मुझे मारे और खाने को ना दे तो तू तो रहेगी मुझे खाने को देने के लिए। उसकी बातों को सुनकर विश्वा अपना सर हिला देती है। उसे पता था ये बिल्कुल भी किसी की बात सुनने वाली नहीं है, उसे तो बस उसके साथ ही रहना है। तब विश्वा बोलती है, देख लेना, मैं जिससे शादी करूंगी उसका कोई भाई ही नहीं होगा जिससे तू मेरे पीछे पीछे मुझे परेशान करने के लिए ना आ सके। उसकी बातों को सुनकर सांवली जोर जोर से हंसने लगती है। वह बोलती है, तूने ये कैसे सोच लिया? मेरे रहते हुए तेरी सेटिंग वहां लग जाएगी। अगर जिसका भाई नहीं हुआ मैं उसके साथ तेरी सेटिंग होने ही नहीं दूंगी। मैं पहले से ही यह बात रख दूंगी कि जिसके 2 बेटे होंगे उसी के साथ मेरी रूपा की शादी होगी। उसकी बातों को सुनकर आश्चर्य से वह उसकी ओर देखने लगती है और बोलती है, तेरे ऐसा कहने से लोगों पर क्या असर पड़ेगा तुझे पता है? अरे मुझे एक लड़के से शादी करनी है, ना कि 2 लड़कों से। तो वह बोलती है, हाँ हाँ, मैं तेरे लिए एक लड़के की ही डिमांड करूंगी पर दूसरा तो मेरे लिए होगा। वहीं उसकी बातों को सुनकर विश्वा अपना सर पीट लेती है और वह चुपचाप किचन में चली जाती है क्योंकि अब वह शामली से बिल्कुल भी बहस नहीं कर सकती थी। उसके पागलपन की तो कोई हद नहीं थी। थोड़ी देर में वह नाश्ता बनाकर लाती है। वह दोनों बैठकर आराम से अपना अपना नाश्ता करते हैं। उसके बाद वह अपने रूम के ही हाल में आकर बैठ जाते हैं। तभी शामली बोलती है, अरे यार, हमें इस खाने का कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, वरना जब माँ काम के लिए बाहर जाएगी तो हमें इसी तरह भूखे मरना पड़ेगा। शामली फिर बोलती है कि हमें अपने खाने के लिए कुछ परमानेंट इंतजाम करना पड़ेगा, नहीं तो ये प्रॉब्लम तो हमारे लिए बहुत बड़ी हो जाएगी। उसकी बातों को सुनकर विश्वा उसके ओर आश्चर्य से देखती है और बोलती है, तेरे कहने का क्या मतलब है? भला हम खाने का परमानेंट इंतजाम कैसे कर सकते हैं? तो वह मुस्कुराते हुए बोलती है, अरे तुझे अपनी बगल वाली ममता के बारे में कुछ पता है?
तो विश्वा उसकी ओर ध्यान से देखने लगती है तो बोलती है कि क्या पता है, तो शामली बोलती है कि उसका चक्कर अपने गांव के ही मोनू के साथ चल रहा है। उसकी बातों को सुनकर विश्वा की आंखें बड़ी हो जाती है और वह बोलती है, क्या कहा तूने? उसका चक्कर चल रहा है? अरे वह तो शादीशुदा है। तो वह हंसते हुए बोलती है, हाँ यही तो कमाल की बात है। उसका हस्बैंड उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता और वह उसे छोड़कर शहर चला गया है। अब वह बेचारी अकेले क्या करती? मोनू उसे पहले से ही पसंद करता था और उसके लिए यह एक अच्छा मौका था। वह धीरे धीरे उसे अपने प्यार से मनाना शुरू कर दिया और फिर एक दिन वह दोनों आपस में एक हो गए। उसकी बातों को सुनकर विश्वा की आंखें बड़ी हो जाती है और वह बोलती है, तुझे कैसे पता? तो वह बोलती है, मुझे सब कुछ पता रहता है, मैं तेरी तरह थोड़ा किन हूं कि दिन भर हथियारों के साथ ही खेलती रहूं। अरे आसपास का भी कोई खोज खबर होना चाहिए। मैं पिछले कई दिनों से देख रही थी, मोनू लगातार इस साइड आता हुआ दिखता था, पर अचानक से वह गायब हो जाता था। मुझे लगा कि वह किसी की जासूसी कर रहा है। एक दिन जब मैंने उसे आता हुआ देखा तो मैं चुपके से उसके पीछे लग गई और तुझे पता है मुझे देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ। वह ममता के घर में चुपके से घुस गया। मुझे लगा कि वह कहीं ममता को नुकसान ना पहुंचा दे। वैसे भी ममता को इतना दुनियादारी के बारे में खबर नहीं है। वह तो बेचारी सीधी सादी सी है। यही सोचकर मैं चुपके से उसके घर की खिड़की से झांकने लगी। तो जैसे ही मैंने अंदर देखा तो मेरी आंखें तो फटी की फटी रह गई। वो एक दूसरे को बेइंतहा चूम रहे थे। ये सुनकर तो विश्वा के हाथों में इस समय पानी का गिलास था। वह उसके हाथों से छूट जाता है और वह आश्चर्य से बोलती है, क्या कहा तुमने? तो वह बोलती है, हाँ वही कहा जो तूने सुना। वो एक दूसरे को माउथ टू माउथ किस कर रहे थे तो वह बोलती है, और बेशर्म कहीं की, तू ये सब खड़ी होकर वहां देख रही थी? तो वह हंसते हुए बोलती है, अरे चुप कर, मैंने तो इसके आगे भी देखा। उसकी बातों को सुनकर विश्वा का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। वह बोलती है, बेशर्म लड़की, तूने क्या क्या देखा? तो वह हंसते हुए बोलती है कि क्यों मेरी प्यारी दोस्त, तू मुझे बेशर्म बोल रही है और तू सुनने के लिए मरी जा रही है। मैं तुझे नहीं बताऊंगी आगे। इतना बोलकर वह वहां से उठकर जाने लगती है। वही विश्वा उसे जाता हुआ देखकर उसके ओर तेजी से बढ़ती है और बोलती है, भागने की कोशिश भी ना करना जब तक तू मुझे नहीं बता देगी तूने आगे क्या देखा। मैं तुझे बिल्कुल भी जाने देने वाली नहीं हूँ। उसकी बातों को सुनकर शामली और तेजी से दौड़ लगा देती है। वही शामली आगे आगे और विश्वा उसके पीछे पीछे, वह दोनों हाल में बहुत बुरी तरह से एक दूसरे को पकड़ने में लगे हुए थे। जहां शामली भाग रही थी, वही विश्वा उसे पकड़ने की कोशिश में लगी हुई थी। वह बोलती है, शामली रुक जा, वरना अगर तू मेरे हाथ लगी तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तो शामली बोलती है, अरे इतनी ज्यादा क्यों बेचैन हो रही है? क्या तुझे भी किसी के साथ वो करना है? प्रश्नवाचक चिन्ह। उसकी बातों को सुनकर विश्वा को और ज्यादा गुस्सा आता है। वह कहती है कि देख, मुझे गुस्सा ना दिला, शांति से रुक जा, वरना अगर मैंने पकड़ा तो सच बोल रही हूँ, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तो शामली फिर से हंसते हुए बोलती है, ओ लगता है तेरा दिल जोरों से डोल रहा है। वह सब करने के लिए उसकी बातें विश्वा को गुस्सा दिला रही थी। वह बोलती है, मैं इस तरह की नहीं हूँ और तू शांति से रुक जा, वरना तू सोच ले मैं तेरे साथ क्या करूंगी। पर शामली बिल्कुल नहीं रुक रही थी। तभी विश्वा अपने पास पड़े एक डंडे को उठाती है और जोर से उसके पैर पर मार देती है, जिससे शामली तुरंत लड़खड़ा कर गिर जाती है और जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर विश्वा हंसते हुए उसके पास जल्दी से पहुंच जाती है और उसे उसी तरह जमीन पर गिरे हुए ही दबोच लेती है और उसकी पीठ पर जाकर बैठ जाती है और बोलती है कि तू क्या सोच रही थी? तू मुझसे बचकर भाग जाएगी, पर तूने यह नहीं सोचा
विश्वा के चंगुल से बचना इतना आसान नहीं है। अब चल जल्दी से बता दे, तूने वहां क्या देखा। वहीं इस समय शामली के पैर में दर्द हो रहा था क्योंकि विश्वा ने बहुत जोर से मारा था। तो शामली गुस्से में बोलती है, जा, मैं तुझे नहीं बताऊंगी तूने मेरे पैर पे कैसे इतना जोर से मारा। तो विश्वा हंसते हुए बोलती है, क्यों भागते समय नहीं सोचा था? जब मैं तुझे बार बार रोक रही थी तो तू मेरी बातों को क्यों नहीं सुन रही थी? अब तेरी यही सजा है। और तुझे तो अच्छे से पता है, जो मेरा कहना नहीं मानता मैं उसे कैसी सजा देती हूँ। इसलिए अब चल अपना मुंह बंद कर, इससे पहले कि मुझे और ज्यादा गुस्सा आए। तू जल्दी से आगे बता। तो वह बोलती है, नहीं बताऊंगी। तो विश्वा को और ज्यादा गुस्सा आता है और वह बोलती है, नहीं बताएगी। इतना बोलकर वह उसके दोनों हाथों को पकड़कर पीछे की ओर मुड़ती है, जिससे वह जोर से चिल्लाती है, आ छोड़ दो, आ छोड़ दो, मैं तुम्हें बताऊंगी। तो वह बोलती है, अब जाकर होश ठिकाने आई ना, चल जल्दी से बता। तो वह बोलती है, अरे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, पहले छोड़ दे तब मैं बताऊंगी। तो वह बोलती है कि नहीं, यह ऑफर अब खत्म हो चुका है। मैंने तुझे पहले ही बोला था कि तू पहले मुझे बता दे, लेकिन तूने क्या किया? तूने क्या मुझे बताया? नहीं बताया। अब तुझे इसी तरह बताना होगा। तो वह बोलती है, प्लीज प्लीज यार छोड़ दे, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। कहीं मेरे हाथों की नस चढ़ गई तो मैं कैसे अपने हाथों से काम कर पाऊंगी? और तुझे तो पता है, हम लोगों पर कहीं से भी कभी भी हमला हो जाता है। और अगर मैं इस तरह अपना हाथ लेकर बैठ गई तो अकेली पड़ जाएगी। उसकी बातों को सुनकर विश्वा थोड़ा शांत होती है और उसके हाथों को ढीला कर देती है। मौका देखकर तुरंत ही शामली पलट जाती है और उसे नीचे गिराकर उसके ऊपर बैठ जाती है और बोलती है, तूने क्या सोचा था कि मैं इतनी आसानी से तेरे हाथ लग जाऊंगी? तो विश्वा बोलती है, धोखेबाज कहीं, कि मैंने तुझे छोड़ा था। अगर मुझे पता चलता कि तू मेरे साथ गेम खेल रही है तो मैं बिल्कुल भी तुझे ना छोड़ती। इतना बोलकर वह तेजी से अपने पैर को घुमाती है और एक ही झटके में शामली को दोबारा पटक कर उसके ऊपर आ जाती है और बोलती है, अब बता। तो शामली जल्दी से बोलती है, ठीक है, मैं सब कुछ बता रही हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दे। वह बोलती है कि नहीं, अब तो मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। तब वह बोलती है, पक्का प्रॉमिस, मैं सब कुछ सच सच बताऊंगी, पर छोड़ दे, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। इस समय विश्वा उसके दोनों हाथ को पीछे की ओर दबाकर उसके ऊपर बैठी हुई थी और उसके हाथों को काफी तेजी से मुड़ा हुआ था, जिस वजह से अब शामली को सच में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वह उससे गिड़गिड़ाते हुए बोलती है, प्लीज विश्वा मुझे छोड़ दे, ये देख मैं पक्का सही सही बताऊंगी। अभी तक मैं तेरे साथ मस्ती कर रही थी, लेकिन अब पक्का मस्ती नहीं करूंगी। वह बोलती है कि ठीक है, तू प्रॉमिस कर रही है? तो वह बोलती है, हाँ ठीक है। तब जाकर विश्वा उसके ऊपर से उठ जाती है। तो सांवली लंबी लंबी सांसें लेने लगती है और बोलती है, अरे यार, तू तो कभी कभी मुझे ऐसे ट्रीट करती है जैसे मैं तेरी दुश्मन हूँ। तो वह बोलती है, हाँ इसलिए जिससे तुझे आदत हो जाए और कभी तू दुश्मनों के हाथ लगे तो तुझे ज्यादा तकलीफ महसूस ना हो, क्योंकि तूने पहले से ही यह ट्रेनिंग ले रखी होगी। तो वह अपना मुंह बनाते हुए बोलती है, भला ये भी कोई बात है? यानी अभी तेरे हाथों पीटूंगा और बाद में दुश्मनों के हाथों? अरे एक ही बार पीटने दे। तो वह हंसते हुए बोलती है, नहीं, तेरे लिए एक ही बार काफी नहीं है, तेरे लिए तो हर बार एक नया ट्रिक होना चाहिए। उसकी बातों को सुनकर शामली मुंह बनाते हुए उसके बगल आकर सोफे पर बैठ जाती है। तब विश्वा आगे बोलती है, अब चल जल्दी से बता, वहां तूने क्या देखा? तो शामली मुस्कुराते हुए बोलती है, इतनी ज्यादा क्यों बेचैन है? सच बता, तेरे मन में क्या चल रहा है? तो विश्वा बोलती है, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ, नालायक लड़की, तूने क्या क्या गंदी चीज देखी है? अगर तूने बहुत ज्यादा गंदा चीज देखा है तो मुझे मजबूरन तेरा दिमाग डिलीट करना होगा।
क्योंकि अगर तेरे दिमाग में यह फितूर बैठ गया तो तू आए दिन अपना बॉयफ्रेंड खोजती फिरेगी और किसी गलत हाथों में पड़कर उसके साथ भाग जाएगी। फिर मैं तुझे कहाँ से ढूंढ पाऊंगी। उसकी बातों को सुनकर शामली जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, अच्छा ये बात थी कि मुझे लगा कि तुझे भी यह सब करना है, इसीलिए तू इतनी ज्यादा बेचैन है। उसकी बातों को सुनकर अब विश्वा उसे जोर से एक पंच मारती है और बोलती है, चुप कर नालायक, मुझे ये सब कुछ नहीं करना है, पर तेरे दिमाग के फितूर को भी तो बाहर करना है। उसकी बातों को सुनकर शामली जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, अरे यार, मैंने ज्यादा कुछ नहीं देखा था। बस वह लोग एक दूसरे को पागलों की तरह चूमे जा रहे थे। कभी इस कोने में लुढ़क रहे थे तो कभी उस कोने में लुढ़क रहे थे, कभी सोफे पर गिरते तो कभी बिस्तर पर वह कुत्तों की तरह एक दूसरे को छोड़ ही नहीं रहे थे। उसके इस तरह के एक्सप्लेन को सुनकर विश्वा को हंसी आ जाती है और बोलती है, पागल लड़की, तू उनकी तुलना किसके साथ कर रही है। वह बोलती है कि अरे कुत्तों के साथ कर रही हूँ, वह भी बिल्कुल इसी तरह एक दूसरे को नहीं छोड़ते। अगर वह उस पर झपट्टा मारते हैं तो वह उसे तब तक नोचते रहते हैं जब तक वह थक नहीं जाते, नहीं तो एक दूसरे पर भोंकते ही रहते हैं। बस वही हाल उन दोनों का ही था। तो वह जोर जोर से हंसने लगती है। फिर वह बोलती है कि फिर उसके बाद वह दोनों अपने अपने कपड़े एक एक कर उतारना शुरू कर दिए थे। तब विश्वा की आंखें फैल जाती है और बोलती है, तूने इसके आगे भी देखा। तो वह बोलती है कि चुप कर, मैं इतनी ज्यादा बेशर्म भी नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मैंने तब तक उन्हें देखा जब तक मुझे श्योर नहीं हो गया कि वह दोनों अब क्या करने जा रहे हैं। आखिर में मुझे श्योर भी तो होना था। फिर तूने क्या किया? तब वह एक डेविल स्माइल हंसते हुए बोलती है कि ज्यादा कुछ नहीं किया। वहां पर बस अपना फोन चालू करके चुपके से रखकर चली आई और फिर थोड़ी देर बाद जाकर वह फोन ले आई। तो वह आश्चर्य से उसकी ओर देखते हुए बोलती है, तेरा क्या मतलब है? तो वह बोलती है कि मैंने वह सारी चीजें फोन में रिकॉर्ड कर ली थी। ये सुनकर विश्वा आश्चर्य से शामली की ओर देखने लगती है और बोलती है, ये तूने क्या किया? ये सब करने की क्या जरूरत थी? तो वह हंसते हुए बोलती है, अरे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। तुझे नहीं पता अब मैं इससे क्या करने वाली हूँ। विश्वा को तो कुछ नहीं समझ में आ रहा था, आखिर इसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो वह उससे पूछती है कि तू सच सच बता, तू इसका क्या करेगी? कहीं तू इसे इंटरनेट पर अपलोड तो नहीं करेगी? देख ममता, वह कोई बुरी औरत नहीं है, वह बहुत ही अच्छी है और तू उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती है। हाँ, वह थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है और हमें देखकर थोड़ा बहुत हमारे साथ गलत व्यवहार कर देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह बहुत बुरी है। वह भी इंसान है और उसका पति उसे शादी करने के बाद से ही छोड़ गया है। आखिर में उसे भी तो जिंदगी जीने का हक है। वह अपनी जिंदगी चाहे जैसे जिए, इससे तुझे क्या मतलब? तो वह हंसते हुए बोलती है, हाँ, वह हम पर बस थोड़ा बहुत ही तो चिड़चिड़ाती है। जब देखो तब वह हमें सुनाती रहती है और बोलती है कि कैसे बेशर्मों की तरह एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर घूम रहे हो। तुम्हारी जगह में होती तो चुल्लू भर पानी में डूब मरती। अब मैं इसे बताऊंगी कैसे चुल्लू भर पानी में डूब मरना मरा जाता है। उसकी बातों को सुनकर विश्वा उसे बोलती है कि तू क्या करेगी? सच सच बता दे, ऐसे किसी के साथ खिलवाड़ मत कर, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो वह विश्वा से बोलती है, चिल यार चिल, तू इतना ज्यादा घबरा क्यों रही है? मैं उसके साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। मैं तो बस इस वीडियो को उसे दिखाऊंगी और फिर उसे ब्लैकमेल करूंगी। तो विश्वा की आंखें बड़ी हो जाती है और वह बोलती है, ब्लैकमेल करने से तेरा क्या मतलब है? तो वह बोलती है, अरे यार तू बहुत ज्यादा नहीं सोचती है? तो वह कहती है कि तेरे पास पैसों की कमी हो गई क्या?
तू बता, मैं तुझे पैसा देती हूँ। तो वह उसे आंखें दिखाते हुए बोलती है कि चुप कर, बिल्कुल अपना मुंह बंद कर, मुझे पैसों की भला क्यों कमी होने लगी। तब विश्वा बोलती है, तो तुझे क्या चाहिए। तो वह बोलती है, मैं उसे ब्लैकमेल करूंगी और उसे खाना बनाने के लिए अपनी नौकरानी बना के रखूंगी, जिससे जब जब माँ बाहर जाए तो हमें अच्छे से खाना मिल सके। उसकी बातों को सुनकर विश्वा जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, पागल लड़की कहीं की, इतना सब करने के पीछे बस तेरा यही मोटिव था। मुझे तो लगा तू उसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करने वाली थी, मेरी तो जान ही निकल गई थी। तो सामली बोलती है, तूने क्या सोचा था मैं इतनी ज्यादा बेरहम हूँ, अरे मैं तेरे जैसी नहीं हूँ। उसकी बातों को सुनकर विश्वा उसे अपनी आंखें छोटी कर देखने लगती है और बोलती है, तेरे कहने का क्या मतलब है, मैं कितनी ज्यादा बेरहम हूँ। तो वह हकलाते हुए बोलती है, अरे नहीं नहीं, मैं यह नहीं कह रही थी, वह तो मैं बोल रही थी कि अब मैं इतनी ज्यादा बेरहम नहीं बनूंगी। उसकी बातों को सुनकर विश्वा शांत हो जाती है और सामली उसे अपना प्लान बताने लगती है। विश्वास सामली से बोलती है, ठीक है, चल तू अपना काम कर, मुझे माँ ने बुलाया है, मैं माँ से मिलने जा रही हूँ। इतना बोलकर वह वहां से तुरंत ही निकल जाती है और अपने माँ के पास पहुंच जाती है। विश्वा का घर भी सामली के घर के बगल में ही था, इसलिए उसे ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। जैसे ही वह अपनी माँ से मिलती है तो उसकी माँ घबराते हुए उसे जल्दी से अपने पास बुलाती है और ऊपर से नीचे तक उसे चेक करने लगती है और बोलती है, बच्चा तुम ठीक हो। तो विश्वा मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ माँ, आप फिक्र मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वह बोलती है, जैसे ही मुझे पता चला कि कुंवर शाह पर हमला हुआ है तो मेरा दिल तो घबरा गया, लेकिन अब वह ठीक है, ये जानकर मुझे तसल्ली हुई। तुम हमेशा याद रखना, उनकी सुरक्षा और उनकी जिंदगी की हिफाजत तुम्हारे हाथों में है। उनका हम पर एहसान है, हम अपनी जिंदगी देकर भी उनके एहसान को नहीं झुका सकते हैं, इसलिए तुम्हें हमेशा उनकी हिफाजत करनी होगी। सामने विश्वा अपनी माँ से बोलती है, माँ आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हमेशा उनकी हिफाजत के लिए तैयार खड़ी रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, पर मेरे जीते जी उन्हें कुछ नहीं होगा। अपनी बेटी की बात को सुनकर वह प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती है और उसके माथे को चूम लेती है और बोलती है, साहब बाल बच्चा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। फिर वह बोलती है, चलो तुम नाश्ता कर लो, क्या तुमने कुछ खाया। तो वह बोलती है, हाँ माँ, हमने खा लिया है, बस अब मुझे कुछ काम है, इसलिए मुझे जाना होगा। मुझे देखना होगा कि वह हमला किसने करवाया था, इस बारे में मुझे जानकारी इकट्ठी करना होगा, वरना हम पर फिर कभी भी अटैक हो सकता है। हमें उसके लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो करना होगा। उसकी माफी सर में हाँ, अपना सर हाँ में हिला देती है और बोलती है, ठीक है बच्चा, जाओ, पर अपना ध्यान रखना। तो वह हाँ बोलकर वहां से तुरंत ही निकल जाती है। जैसे ही कुछ दूर जाती है तो देखती है कि कोई बुजुर्ग महिला जमीन पर बैठी है। उसे समझ नहीं आता कि वह ऐसे क्यों जमीन पर बैठी है, तो वह उनके पास चली जाती है। जैसे ही वह पास जाती है तो देखती है कि तो वह अपने सामने देखती है कि यह बुजुर्ग महिला कोई और नहीं बल्कि अजीत और मान की माँ है। तो वह उनके पास जाकर पूछता है कि दादी क्या हुआ, आप इस तरह क्यों जमीन पर बैठी हैं। वही वह जैसे ही विश्वा को अपने सामने देखती है तो वह मुस्कुराकर बोलती है, अरे विश्वा बच्चा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वह बोलता है, मैं बस इधर से गुजर रहा था, पर मैंने जब आपको ऐसे बैठे देखा तो मैं आपके पास चला आया। आप इस तरह से क्यों बैठी हैं। इस वक्त उनके पैर पर चोट लग गई थी, जिस वजह से वह अपने पैरों को पकड़कर बैठी थी। तभी विश्वा की नजर उनके पैरों पर जाती है, जिसमें से तेजी से खून बह रहा था। वह जल्दी से दादी के पास बैठ जाता है और बोलता है, दादी यह आपके पैरों पर क्या हुआ। तो वह बोलती है, बेटा मैंने देखा नहीं और यह पत्थर से मुझे बहुत ही ज्यादा जोर से ठोकर लग गई।
जिस वजह से मेरे पैर जख्मी हो गए। तो वह जल्दी से अपने जेब से रुमाल निकालकर दादी के पैरों पर बांध देता है और बोलता है, दादी आप हॉस्पिटल चले जाओ और इसे बैंडेज करा लेना। तो वह बोलती है, अरे नहीं बेटा, यह मामूली सी चोट है। फिर विश्वा बोलता है, नहीं दादी, चोट लगी है तो लापरवाही नहीं करना है। आजकल खुले चोट रखने से इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे आपके इस बुढ़ापे में आपका पैर काटना पड़ेगा। ये सुनकर दादी डर जाती हैं। तो वह बोलती हैं, अरे बेटा तू ये क्या बोल रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। इतने छोटे से चोट में पैर कैसे काटना पड़ेगा? तो विश्वा उन्हें डराते हुए बोलता है, हाँ दादी, आजकल बैक्टीरिया बहुत ज्यादा फैल गए हैं, जो फूले चोट पर ऐसे अटैक करते हैं और उन्हें पूरी तरह से संक्रमित कर देते हैं, जिससे पैर काटना पड़ जाता है। वह दादी को इस समय जानबूझकर डरा रहा था, जिस वजह से दादी अपनी चोट को खुला ना छोड़े और जाकर उसका बैंडेज करा ले, जिससे दादी को भी आराम मिलेगा। पर दादी तो मानने वाली नहीं थी, इसलिए वह उसे इस तरह से डराने की कोशिश कर रहा था। वही दादी विश्वा की शरारत को समझ जाती हैं और बोलती हैं, चल शरारती कहीं का, इस तरह से मुझे डराने की जरूरत नहीं है। मैं पुरानी हड्डी हूँ, मुझे इतनी जल्दी कुछ नहीं होगा। तो विश्वा उन्हें मनाते हुए बोलता है, अरे नहीं दादी, पुरानी हड्डी हो चाहे नहीं, इन्फेक्शन तो सबको होता है, कीटा किसी को नहीं पहचानते। तो उसकी बातों को सुनकर दादी बोलती है, अच्छा ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन अभी मैं ये टिफिन अपने बच्चों को पहुंचाने जा रही थी। उसकी बात को सुनकर मिसवा को समझ आ जाता है, यह जरूर टिफिन लेकर महल जा रही होंगी। तो वह बोलता है, दादी आप ऐसे जख्मी पैर से उतनी दूर तक पैदल नहीं जा पाओगी, तो मैं गाड़ी से जा रहा हूँ और उसी ओर जा रहा हूँ, इसलिए मैं इसे चाचा शाह को दे दूंगा। उसकी बातों को सुनकर दादी भी हाँ बोल देती है और उसे टिफिन दे देती है। विश्वा को तो वैसे महल की ओर नहीं जाना था, लेकिन वह दादी को इस तरह जख्मी हालत में टिफिन भी नहीं ले जाने दे सकता था, इसलिए वह उस टिफिन को लेकर महल की ओर बढ़ जाता है। थोड़ी देर में वह महल पहुंचता है और गाड़ी से उतरकर अंदर की ओर जाने लगता है। वहीं दूसरी ओर कुछ देर पहले शुभम सिंह रुद्रा को ऑफिस जाने के लिए मना कर रहे थे। रुद्रा बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। शुभम सिंह उसे किसी तरह मना करते हैं। वह बोलते हैं कि तुम्हारा इस हाल में आज ऑफिस जाना ठीक नहीं है, आज तुम रेस्ट करोगे, आज का काम मैं देख लूंगा और तुम कल ऑफिस जाओगे। किसी तरह वह रुद्रा को मना लेते हैं और खुद ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वहीं रुद्रा महल में अकेला था, तो वह सोचता है कि खुली हवा के लिए वह बाहर बने बगीचे में बैठ जाए। इस वजह से वह महल के सामने बने बगीचे में बैठ जाता है, जो कि रास्ते से बिल्कुल बगल था, पर उस रास्ते पर फूलों के पौधों की बेल से दीवार की तरह बना हुआ था, जिस वजह से उस पार का कुछ नहीं दिख रहा था और इस तरफ रास्ता था जो महल की ओर अंदर जाता था। रुद्रा उस साइड शांति से बैठकर पेपर पढ़ रहा था। वह आज का न्यूज़ देख रहा था। वहीं तभी विश्वा की एंट्री होती है। वह एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे। वह कभी महल के अंदर नहीं गया था, लेकिन हाँ, वह बाहर तक जरूर आता था। उसे कुछ न कुछ काम होता था, जिस वजह से वह महल के बाहर तक आ जा सकता था, क्योंकि वह एक लड़के के भेष में था। अगर वह लड़की होता तो बिल्कुल भी महल के अंदर उसे एंट्री नहीं मिलने वाली थी। उसे बाहर गेट से ही भगा दिया जाता। वहीं अजीत और मान सिंह दोनों अपना टिफिन लेने के लिए बाहर जा रहे थे, क्योंकि रोज का ये टाइम था जब उनकी मां टिफिन लेकर महल के बाहर उनका इंतजार करती थी। वह लोग महल के सिक्योरिटी गार्ड थे। वह महल की सुरक्षा के लिए यहाँ होते थे। वैसे महल में उनके खाने के लिए कहा गया था, पर वह लोग अपनी माँ के हाथ का खाना ही खाते थे, जिस वजह से उनकी माँ हमेशा ही उनके लिए खाना पहुंचा जाया करती थी।
वो लोग बाहर आ रहे थे। वही विश्वा महल की ओर अंदर आ रहा था। वह ठीक उस जगह पर पहुंचकर एक दूसरे के आमने सामने पड़ते हैं जहां पर दूसरी साइड रुद्रा बैठकर पेपर पढ़ रहा था। जैसे ही मान सिंह विश्वा को देखते हैं तो वह मुस्कुराते हुए बोलते हैं, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वह बोलता है कि मैं यहाँ आप लोगों का टिफिन देकर आया हूँ। तो वह आश्चर्य से उसके हाथों को देखते हैं जिसमें उन लोगों का टिफिन था। तो वह बोलते हैं कि माँ नहीं आई थी क्या? फिर तो वह बताता है कि आते वक्त उनके पैरों में ठोकर लग गई थी, जिस वजह से मैंने उन्हें हॉस्पिटल जाने को कह दिया और ये टिफिन आप लोगों को पहुंचाने आ गया। तो वह दोनों बहुत ज्यादा अफसोस करते हैं कि उनकी माँ को उनकी वजह से चोट लग गई। तो वह बताता है कि ज्यादा चोट नहीं लगी है, इसलिए तुम्हें इस तरह अफसोस करने की जरूरत नहीं है। वही विश्वा को देखकर वह दोनों खुश थे, क्योंकि विश्वा ने दोनों को 2 दिन पहले ही पनिशमेंट दिया था। अब वह किस लिए था वह आपको आगे पता चलेगा। वह लोग मुस्कुराते हुए विश्वा से टिफिन ले लेते हैं और बोलते हैं, हमें यकीन था कि तुम हमें माफ कर दोगे। तो विश्वा उन्हें घूर कर देखते हुए बोलता है, और आप लोगों ने ये क्यों सोचा कि मैंने आप लोगों को माफ कर दिया? तो वह मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि अरे अगर तुम हमारा टिफिन लेकर आए हो तो हमें पता है तुम्हें हमारी चिंता थी, इसी वजह से तो तुम हमारा टिफिन लेकर आए हो। तो वह बोलता है, बिल्कुल नहीं, मुझे आप लोगों की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। वह तो मुझे दादी की चिंता थी, जिस वजह से यह टिफिन लेकर मैं आया। मैं नहीं चाहता था कि ऐसे जख्मी पैर से दादी इतनी दूर पैदल चलकर आप लोगों के लिए खाना लेकर आए और आप लोग इस गलतफहमी में नहीं रहना कि मैं आप लोगों को माफ कर दूंगा। उसकी बातों को सुनकर वह दोनों बोलते हैं, प्लीज प्लीज हमें एक बार माफ कर दो, हम अब से ऐसी गलती नहीं करेंगे, तुम हमें जैसा बोलोगे हम वैसा ही करेंगे। तो वह गुस्से में उनसे बोलता है, अच्छा जी, आज माफी याद आ रही है, और उस वक्त कहाँ गए थे जब मैंने तुमसे झूठ बोलने के लिए बोला था और तुम दोनों ने क्या किया? तुम दोनों ने सब सच बोल दिया। तुम्हें पता है उस वजह से मेरे ऊपर क्या बीती? तुम लोगों के सच ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तो वह लोग बोलते हैं कि देखो हमसे गलती हो गई, हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहते थे। वही जैसे ही रुद्रा के कानों में उन लोगों की आवाज गई थी, वह अपने कान खड़े कर कर उनकी सारी बातें सुन रहा था और उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वह लोग क्या बातें कर रहे हैं। पर दूसरे तरफ से आ रही मीठी सी आवाज पता नहीं क्यों उसके कानों को सुकून दे रही थी और वह ना चाहते हुए भी अपना काम छोड़कर बस उनकी बातों को सुन रहा था। वही जब विश्वा उनसे बोलता है कि तुम लोग बहुत ही धोखेबाज हो, तुमको मैंने झूठ बोलने के लिए कहा पर तुमने झूठ नहीं बोला, जिस वजह से मुझे कितना नुकसान उठाना पड़ा। दूसरे तरफ की इस बातों को सुनकर रुद्रा की आंखें तन जाती है और वह सोचता है कि यह कैसा इंसान है जो झूठ बोलने के लिए उन लोगों को धमकी दे रहा है और उन्हें सजा दे रहा है। वही विश्व बोलता है, इस बात के लिए तुम्हारी सजा बिल्कुल भी कम नहीं होगी। तो वह लोग उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए बोलते हैं, अरे नहीं, हम पर रहम कर दो, हमारी सजा प्लीज कम कर दो, ये बहुत बड़ी सजा है, हम ऐसे नहीं रह पाएंगे, हम मर जाएंगे। रुद्रा को लगता है कि यह कौन है जो उसके गार्ड को इस तरह से परेशान कर रहा है और उसकी हिम्मत कैसे हुई उन्हें इस ऐसी सजा देने की जिससे उनकी जान चली जाएगी। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि वह किस सजा की बात कर रहे हैं, पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके रहते कोई उसके लोगों को परेशान कर रहा है। वह तुरंत ही उठकर उसे एक अच्छा सबक सिखाना चाहता था, लेकिन तभी उसके कानों में फिर से वह प्यारी सी आवाज गूंजती है, जिसे सुनकर वह वहीं पर रुक जाता है। वह गुस्से से नाराज होते हुए बोलता है, काका साहब बिल्कुल नहीं, मैं आप लोगों के ऊपर बिल्कुल भी तरस खाने वाला नहीं हूँ। आप हर बार ऐसा ही बोलते हो और आपकी वजह से मेरी जमकर धुलाई होती है। अब मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा।
तो वह उसे मनाते हुए बोलते हैं, अरे बच्चा देखो हमसे गलती हो गई, प्लीज तुम अपनी सजा कम कर दो। तो वह बोलता है कि नहीं, मैंने जो बोल दिया वह तो पत्थर पे खींची लकीर की तरह है। अगर मैंने आप लोगों को सजा दी तो उसे मैं बदल नहीं सकता हूँ। तो वह बोलते हैं कि हम कब कह रहे हैं बदलने के लिए, बस ये सजा बहुत कठिन है, सिर्फ तुम अपनी सजा कम कर दो। तो वह बोलता है कि नहीं नहीं, कम कर दूंगा तो आप लोग फिर से ऐसी हरकत करेंगे, मैं बिल्कुल भी आपकी सजा कम करने वाला नहीं हूँ। तो वह उससे फिर से बोलते हैं कि ठीक है, अच्छा तुम ये सजा 3 दिन की कर दो। तो वह बोलता है कि वह भला मैं क्यों करूं। तो वह बोलते हैं कि हम प्रॉमिस करते हैं आगे से हम हमेशा झूठ बोलेंगे और झूठ के सिवा कभी सच नहीं बोलेंगे। उसके इस तरह के प्रॉमिस को सुनकर दूसरी तरफ खड़ा रुद्रा की आंखें फैल जाती है और वह बोलता है कि यह मेरे गार्ड क्या कर रहे हैं, वह झूठ बोलेंगे। अगर वह झूठ बोलेंगे तो इस तरह से तो मेरा सब कुछ बर्बाद कर देंगे। उनकी हिम्मत भी कैसी हुई झूठ बोलने की। और ये लड़का कौन है जो मेरे गार्ड को झूठ बोलने के लिए धमकी दे रहा है। अब तो उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वही फिर से उसके कानों में सुनाई पड़ता है, तुम लोग पक्का प्रॉमिस, आप लोग पक्का वाला प्रॉमिस करो कि आप लोग हमेशा झूठ बोलोगे और सच नहीं बोलोगे, तभी मैं आपको माफ करूंगा। तो वह लोग जल्दी से अपने गले पर हाथ रख लेते हैं और बोलते हैं कि गॉड प्रॉमिस, हम लोग हमेशा झूठ बोलेंगे और सच कभी नहीं बोलेंगे। तो वह बोलता है ठीक है, तब मैं तुम्हारी सजा कम कर देता हूँ और उसे 3 दिन की कर देता हूँ। वही उसकी बातों को सुनकर वह दोनों मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं चलो ठीक है, वरना हमने तो सोचा था कि हम कैसे तुम्हारी 5 दिन की सजा को पूरी करेंगे। अब जाके हमें राहत मिली। तो वह बोलता है कि 3 दिन कम नहीं होते हैं तो तुम्हें राहत कैसे मिली। तो वह दोनों मुस्कुराते हुए बोलते हैं क्योंकि 2 दिन बीत गया है और आज का दिन देखो, हमने तुमसे बातें कर ली, अब हमारा दिल खुश हो गया है, तो आज का दिन भी खत्म हो जाएगा, कल से हमारी सजा खत्म हो जाएगी। वही उनकी बातों को सुनकर रुद्रा घूर घूर कर उन लोगों की ओर अब देखने लगता है। वही विश्वा तो बेचारा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा था और बोलता है काका साहब, आप लोगों ने फिर से मेरे साथ चीटिंग की, ये बहुत बुरी बात है, आप लोग हमेशा मेरे साथ यही कह करते हैं। तो वह दोनों मुस्कुराते हुए बोलते हैं क्या करे बच्चा, जब तक हम तुमसे बातें नहीं कर लेते हमारा तो खाना ही नहीं पचता है। अब देखो ना, ये खाना आ गया था, पर हम सोच रहे थे कैसे तुमसे बात करें, वरना इसे पचा नहीं पाएंगे। और देखो भगवान ने हमारी सुन ली और तुम ही हमारा खाना लेकर आ गए, अब हम आराम से खाना खाकर इसे पचा लेंगे। उनकी ऐसी बातों को सुनकर विश्वा उन पर गुस्सा करने लगता है और बोलता है काका साहब, आप दोनों बहुत बड़े धोखेबाज हो, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। वही वह दोनों लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। वही रुद्रा को अब भी कुछ समझ नहीं आया कि वह उनके साथ ऐसे बुरे तरह से पेश आ रहा है और ये दोनों हंस रहे हैं। तभी रुद्रा की आवाज उनके कानों में सुनाई पड़ता है, मानसिन यहाँ आओ। जैसे ही रुद्रा की आवाज उन लोगों के कानों में सुनाई पड़ता है, वह लोग अपनी जगह पर ठिठक जाते हैं और अब जाकर उन्हें होश आता है। उन्हें तो याद ही नहीं था कि कुंवर शाह बाहर बगीचे में बैठे हुए हैं। वह डरते हुए अपनी नजरें उनकी तरफ मुड़कर देखता है तो वह देखता है वह अपनी खतरनाक आंखों से उन्हें घूर रहे थे। वही विश्वा की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह उनकी तरफ मुड़कर देख ले। इस समय विश्वा का दिल जोरों से धड़क रहा था। फिर वह धीरे धीरे कर अपनी नजरें उस ओर मोड़ता है। जैसे ही वह रुद्रा को देखता है तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। वही उसके देखते ही पता नहीं क्यों रुद्रा का भी दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या है। ये तो बिल्कुल वैसा ही एहसास है जैसे वह उस लड़की को देखकर हुआ था।
अचानक से कल का पूरा वाकया रुद्रा की आंखों के सामने घूमने लगता है। उसे तुरंत ही याद आ जाता है। अभी तक उसे बिल्कुल भी याद नहीं था। वो तो बिल्कुल ही भूल चुका था। शायद यह विश्वा के हिप्नोटाइज की वजह से था जो उस पल को भूल गया था। लेकिन जैसे ही उसने विश्वा को दोबारा देखा तो उसके जहन में सारी बातें घूमने लगी और उसके दिल में बेचैनी उठने लगी। वही मानसी बिना देर किए तेजी से उनकी ओर बढ़ जाता है। तब रुद्रा उनसे बोलता है कि तुम सभी यहाँ आओ। जैसे ही यह आवाज विश्वा के कानों में जाती है, उसका दिल जोरों से धड़क जाता है। उसे लगता है कि वह क्या करे। उसे लग रहा था वह तुरंत ही यहाँ से भाग जाए। वह बिल्कुल भी रुद्रा का सामना नहीं करना चाहता था। एक पल को तो उसे डर लगने लगा कि कहीं रुद्रा ने उसे पहचान तो नहीं गया। वह क्या करे, लेकिन अब वह उसकी बातों को टाल भी नहीं सकता था। इस वजह से वह अपने धीरे धीरे कदमों से उधर जाने लगता है। अब तक मानसी और अजीत दोनों रुद्रा के सामने जाकर खड़े हो गए थे, लेकिन विश्वा के तो पैर ही नहीं उठ रहे थे। वहीं उसे इस तरह धीरे धीरे आता देखकर रुद्रा अपनी तेज आवाज में बोलता है, अगर तुम इसी तरह चलते रहे तो अगले जन्म में मुझ तक जरूर पहुंच जाओगे। उसकी बातों को सुनकर अचानक ही अपनी नजरें उठाकर उसकी ओर देखता है जो अपनी चील जैसी आंखों से उसे घूर रहा था। वह तुरंत ही घबरा कर अपनी आंखें नीचे कर लेता है और तेजी से अब जाकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे झुककर ग्रीट करता है। वहीं अपने सामने उसे देखकर अब रुद्रा का दिल और जोरों से धड़क रहा था। वह उसे अपनी गहरी आंखों से घूरते हुए बोलता है, कौन हो तुम? तो अचानक से रुद्रा अपनी नजरें उठाकर उसकी ओर ध्यान से देखने लगता है। वहीं उसकी बातों को सुनकर विश्वा भी अपनी नजरें उठाता है। उन दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराती है। इस वक्त दोनों का दिल जोरों से धड़क रहा था, पर विश्वा रुद्रा के सवालों का जवाब नहीं दे रहा था। ये देखकर घबराते हुए मानसिंह जल्दी से बोलता है, कुंवरसा यह विश्वा है। उसकी बातों को सुनकर रुद्रा अपना हाथ उठाकर उसे चुप रहने का इशारा करता है। वह डर के मारे खामोश हो जाता है। तब वह बोलता है कि मैंने तुमसे कुछ पूछा। तो विश्वा अपना सर नीचे किए ही धीरे से बोलता है, मेरा नाम विश्वा है। उसकी आवाज को सुनकर पता नहीं क्यों रुद्रा के दिल को सुकून मिल रहा था, तो वह बोलता है, तुम कौन हो? तो वह बोलता है कि मैं सिक्योरिटी गार्ड का इंचार्ज हूँ। तब रुद्रा बोलता है, दोस्तों, रिबोर्थ ऑफ मिस्टीरियस आर्या, जो एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे उसके अपने प्यार और उसके अपने दोस्त ने धोखे से मार दिया था और वह फिर से जन्म लेकर वापस आती है, पर इस बार उसके पास कुछ अद्भुत शक्तियां भी साथ होती है जिससे वह पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाती है। वह कैसे अपने दुश्मनों से बदला लेती है और कैसे उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचती है। रोमांस और रहस्य से भरी यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसे सुनना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इस स्टोरी की हीरोइन नायिका है जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और रहस्यमय है। अभी स्टोरी में आगे, तुम इन लोगों को इस तरह से धमकी क्यों दे रहे थे और झूठ बोलने को क्यों बोल रहे थे? अब जाकर विश्वा को थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि वह समझ चुका था कि रुद्रा उनकी बातों को सुन रहा था और उसके इस तरह के बोलने से शायद उसे कोई गलतफहमी हो गई थी। तो वह बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, वह बस मैं काकासा से यूं ही बोल रहा था। ये हमारी पर्सनल बात थी, इससे महल से कोई मतलब नहीं था। उसकी बातों को सुनकर रुद्रा को अच्छा नहीं लगता, तो वह बोलता है कि झूठ बोलना पर्सनल बात होती है और इससे महल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तुम कैसे इतने विश्वास से बोल सकते हो? वहीं मान सिंह को और अजीत सिंह को भी समझ में आ जाता है कि कुंवर शाह को कोई गलतफहमी हो गई। तो वह बोलते हैं कि अरे कुंवर शाह, ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल कल विश्वा ने हमें अपनी माँ से झूठ बोलने के लिए बोला था। उसे कुछ जरूरी काम था और जाना था और काकीसा उसे जाने नहीं दे रही थी, जिस वजह से विश्व चुपके से छुपकर जा रहा था और हम लोग उसे देख गए।
तब वह हमें कहा था कि काकी शाह से झूठ बोल दे, पर जब काकी शाह हमसे पूछी तो हम झूठ नहीं बोल पाए और उन्हें सच सच बता दिए, जिस वजह से काकी शाह ने विश्वा की जमकर पिटाई की थी। बस इसी वजह से विश्वा हमसे नाराज हो गया था और उसने हमें पनिशमेंट दी थी कि वह हमसे 5 दिनों तक बात नहीं करेगा, और गांव का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो विश्वास से बिना बात किए रह पाए। हम लोगों को विश्वा की आदत हो गई है, उसकी चंचल बातों की आदत है। इस वजह से 5 दिनों तक अगर वह हमसे बात नहीं करता है तो हमें सुकून नहीं मिलता है। बस इसी बात के लिए हम उसे मना रहे थे। उसकी बातों को सुनकर रुद्रा को समझ में आता है कि माजरा क्या था। उसे अब थोड़ी शर्मिंदगी सी महसूस होती है कि वह इन बच्चों की बातों में आकर क्या कर रहा था। तो वह बोलता है कि ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। वहीं ये सुनकर तो विश्वा के जान में जान आता है और वह तुरंत ही भागने के लिए अपने पैरों को तेज कदम से दूसरी ओर मोड़ता है। तभी रुद्रा की आवाज उसके कानों में आती है, मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा, मैंने इन दोनों को जाने के लिए कहा। ये सुनते ही विश्वा का दिल जोरों से धड़क जाता है। उसे लगता है कि उसकी सांसें ही रुक गई। वह उसे क्यों रोक रहा है? क्या उसे उस पर शक हो गया? वहीं मानसी और अजीत तुरंत ही वहां से चले जाते हैं। विश्वा का तो हिम्मत ही नहीं हो रहा था कि वह उसकी ओर पलट कर देखे। उसे नहीं पता था रुद्रा अब उससे क्या पूछने वाला है। वहीं रुद्रा उसकी हर एक हरकत को ध्यान से देख रहा था। वह जान रहा था कि वह उससे बचने की कोशिश कर रहा है, पर ऐसा क्यों है? वह इस बारे में जानना चाहता था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या रुद्रा को उसके हकीकत के बारे में पता चल पाएगा? क्या वह जान पाएगा कि विश्वास हकीकत में एक लड़की है या फिर अभी भी वह धोखे में रहेगा? जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड सुनना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट एपिसोड में।